जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। और एक बार आप लोग भी बताएं कि आप कैसे हैं, लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। चंद्र प्रकाश कुशवाहा, अनिकेत, अविनाश, अंकुर, देवेश, ऋषित कुमार वर्णवाल, अनिकेत, शुभम, मयंक, आरुषि, नीरज, प्रशांत, लविश नागर, पुष्कर तिवारी, सुजीत कुमार, अंशिका, मीनू, राहुल, सगुन, रंजना कुमारी, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अवार्ड्स को। उम्मीद करूंगा बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। नोबेल प्राइज को आपने एक बार और पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पर जो मैंने बताया कि क्या क्या बड़े कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो अगर पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में साथी आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है, कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्या क्रम है भारत में पुरस्कारों का? सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है जरा बताएं। तो आप बोलेंगे दूसरे पर आता है भैया हमारा पद्म विभूषण। इसको दूसरा स्थान प्राप्त है सीनियरिटी में, ठीक है, पद्म विभूषण। और तीसरा पुरस्कार है साथी हमारा आपका, क्या बोलेंगे, पद्म भूषण। पद्म भूषण है आपका। और चौथा पुरस्कार है दोस्त हमारा कौन सा? पद्मश्री। पद्मश्री ये हमारा चौथे स्थान पर आता है ना। 4 अवार्ड हैं हमारे, पांचवा कोई स्थान नहीं है। पहला मैंने बोला भारत रत्न हो गया आपका। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और जिस व्यक्ति को ये प्राप्त हो जाता है तो उसको बोलते भी ऐसे ही हैं कि भारत रत्न प्राप्त पुरस्कर्ता या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। पद्म भूषण हो गया और साथ ही आपका पद्मश्री हो गया, ठीक है। इस भारत रत्न की हम बात करने वाले हैं आज। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस पत्ते के आकार का है बता देंगे? किस वृक्ष का पत्ता है? तो ये पीपल के पत्ते के आकार का है। किस आकार का है? पीपल के पत्ते के आकार का है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई, यानी पहली बार कब दिए गए? 1954 में। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन सिफारिश इसके लिए कौन करता है? भारत के प्राइम मिनिस्टर, अर्थात आपका जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो सिफारिश करेंगे। देंगे कौन? राष्ट्रपति देंगे। किस डेट को? गणतंत्र दिवस पर, 26 जनवरी पर हर वर्ष, ठीक है। आगे आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। आप लोगों को पता हो कि जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस का शासन था। पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी मतलब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसके हटने के बाद में देश में कांग्रेस की सरकार बदल गई और देश में पार्टी आई आपका जनता पार्टी। जनता पार्टी ने आपका कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं को बंद किया, जिनमें से एक भारत रत्न भी था। 1970 में इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन फिर से कांग्रेस की सरकार आती है 1980 में। उसने क्या कर दिया कि इसको फिर से शुरू कर दिया। तो पूछा जाता है किस राजनीतिक पार्टी ने भारत रत्न को देना बंद कर दिया था? आप बोलेंगे आपातकाल के बाद बनी सरकार जनता पार्टी ने इसको देना बंद कर दिया था, ठीक है। वरीयता क्रम में हमारे देश में साथी जिसको जो अवार्ड मिलता है उसको एक सीनियरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है। भारत में प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट। इस तरह से ये कौन सा है? 7वां है। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट को, तीसरे पर प्राइम मिनिस्टर को, चौथे पर जो आपका स्टेट के गवर्नर है, पांचवें पर आपका फॉर्मर कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पूर्व राष्ट्रपति जैसे मान के चलिए प्रणब मुखर्जी जी 5वें स्थान पर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इनको 6ठा स्थान। अब आता है 7वां स्थान किसको है? आपका वाइस प्राइम मिनिस्टर। अगर देश में उप प्रधानमंत्री है, देश में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, और आपका जितने भी स्टेट के सीएम हैं, यूटी के सीएम हैं, और उन्हीं के साथ भारत रत्न को भी स्थान मिलता है। तो भारत रत्न साथी आपका प्रेफरेंस में अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया है तो वो किसके समकक्ष माना जाता है? तो उसका सम्मान हो जाता है किसी भी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के समकक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके, कैबिनेट मंत्री, या साथी आपका कोई आपका वाइस प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन सा क्रम बोलेंगे? 7वां होगा जी।
1954 में जब इसकी शुरुआत हुई तो ये एक साथ कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया, और सबसे पहले कौन थे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी जी के समधी थे, भारत के साथ ही आपका गवर्नर जनरल भी रहे ये। सीवी रमन, अगर पूछ ले पहले वैज्ञानिक कौन है भारत रत्न पाने वाले, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना लिख देना, वो तो भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अमृता रंजन जी, बहुत ठीक आंसर आपका था। 1955 में अगले वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। तो ये सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं उनका एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूं, फिर भारत रत्न हम क्रम से जानेंगे कौन कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो 1954 में सबसे शुरुआत में 3 लोगों को मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले हैं, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सीवी रमन आप जानते हैं ना, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या आप मुझे बता सकते हैं नोबेल प्राइज इनको किस वर्ष में मिला था? ठीक है, आगे आएंगे, बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो आप बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए, तो पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पाने वाले नेहरू जी, नेहरू जी हैं। 1955 में यह प्रावधान आया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत, पोस्ट्यूमसली, मरने के बाद भी दिए जाएंगे। ठीक है। 1957 में किसी भी प्रदेश के पहले सीएम कौन से थे जिनको भारत रत्न मिला? गोविंद वल्लभ पंत, जिनको हम जीवी पंत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यूपी के पहले सीएम थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो ये सारे इंपोर्टेंट सिनेरियो हैं। राजेंद्र प्रसाद। अच्छा मुझे बताएं, क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को जो भारत रत्न मिला उनका पद 1947 से 62 तक है, तो पद पर रहते हुए मिला या जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तब मिला? बहुत सारे साथियों ने लिखा सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, फिजिक्स में मिला ये भी लिखा, लेकिन कई साथी हमारे 1913, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो मिला उसको बता रहे हैं, कुछ साथी हमारे 1998 बता रहे हैं जो कि अर्थशास्त्र के लिए मिला था साथी अमर्त्य सेन को। गलती नहीं करनी, अगर सारे बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं तो आप 1-2 दोस्त क्यों गलत उत्तर देते हैं? गलत बात है। तो पद पर रहते हुए नहीं मिला है, बाद में मिला है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी पहले, सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला? मरने के बाद में। आप लोगों को पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी साथी आपका 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत एक रहस्य है, आज तक भी नहीं पता चला। उनके नौकर की भी, जो उनके मुख्य गवाह थे, उनकी भी रहस्यमयी कारणों से मौत हुई। ताशकंद समझौता जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद में उज्बेकिस्तान में हो रहा था, कहा जाता है कि इनको शायद कोई पॉइजन दिया गया। इसके सिर्फ आपका अनुमान लगाए जाते हैं, क्योंकि 1965 के युद्ध में साथी ये हुआ था कि भारत पाकिस्तान के वॉर में ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन की उपज दी। ऑपरेशन फ्लड जो इनके बाद में शुरू हुआ 1970 में, लेकिन वर्गीज कुरियन इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के कदम पे वो चले। 1965 में इन्होंने भारतीय सेना को एक आदेश दे दिया था कि मुझको भारत का तिरंगा लाहौर पर चाहिए, और लाहौर के हेडक्वार्टर पर साथी सेंट्रल में भारत की सेनाएं 1965 के युद्ध में पहुंच गई थी। और पीओके तो छोड़िए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तो छोड़िए, लाहौर तक को हमने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते हुए, भारत के आंतरिक राजनीति, विदेश की आपके संबंधों के चलते हुए, विदेश नीति के चलते हुए वापस लौटना पड़ा। और कहते वही दर्द लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं झेल पाए। और फिर किस वजह से, क्या कारण रहे, क्या इंटरनेशनल प्रेशर रहा, क्या उस समय की घटनाएं रही कि उनको जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये पहले मरणोपरांत व्यक्ति थे जिनको, आपका प्रधानमंत्री तो थे ही, सबको पता होना चाहिए। कुल 15 को साथी आपका मरणोपरांत मिला है। ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी जी पहली महिला, मरणोपरांत नहीं है ये तो मरणोपरांत की बात आई तो इसलिए लिख रहे हैं। 1971 में साथी इंदिरा गांधी जी पहली महिला बनी, पहली महिला। ठीक है। मदर टेरेसा ये साथी दूसरी महिला बनी। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। आप मुझे बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध किस देश से था? अगर हम इनको विदेशी कह रहे हैं तो किसी और देश के होंगे। तो जब देश का विभाजन हो रहा था तो आपने साथी हमेशा देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा होना ही नहीं चाहते थे।
और जब इनको ये पता चला कि मुझे तो भारतवर्ष में रहना था, लेकिन पता चला हमारा वाला जो हिस्सा है वो आपका पाकिस्तान में चला गया है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि तुमने हमको भूखे गीदड़ों के इलाके में फेंक दिया है। भारत सरकार से इन्होंने उस समय गुजारिश की थी। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, पाकिस्तान के बनने के एकदम खिलाफ में थे कि पाकिस्तान जैसा राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हम सब देश में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रह सकते हैं, हमको तो बांटने की साजिशें की जाती हैं ब्रिटिश सरकार ने की बंगाल विभाजन के द्वारा। भारत के दो टुकड़े करके भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का जो बीज है, हम लोग तो हमेशा से रह रहे थे, ये बीज बोया सरकारों ने। बहुत गुहारें इन्होंने की, बहुत गुजारिशें की कि हम तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान, इनका जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो रेड कुर्ती मूवमेंट आप इतिहास में पढ़ेंगे, लाल कुर्ती आंदोलन, जिन्हीं को साथ ही हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, वही हैं कौन? आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या बोलते हैं इनको? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी इन्हीं को कहा जाता है, सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है, सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है। 1990 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को और उनके साथ में नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका से थे। नेल्सन मंडेला हमको अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं साथी। रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने भी लड़ाई लड़ी अफ्रीका में, 24 वर्षों तक जेल में गुजारे हैं। आप समझ सकते हैं 24 वर्ष कितने होते हैं, क्या आस रह जाएगी। लेकिन कहते हैं संघर्ष एक दिन उजाला पैदा करता है, और नेल्सन मंडेला ने वो दिखाया। वो उसी अफ्रीका के फिर राष्ट्रपति बने, इतने लंबे संघर्ष, इतने लंबे समय तक जेल में गुजारने के बाद में। तो वो प्रतीक हैं स्ट्रगल का, संघर्ष का, कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी आश नहीं टूटनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना किस वर्ष में उनको मिला। राजीव गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, बहुत पूछे जाते हैं कि किस वर्ष में उनको मिला। 1998 स्टैटिक जीके में मैं आपको अक्सर बताता ही आया हूं। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, पहली गायिका। लता मंगेशकर जी 2001 में। सचिन तेंदुलकर जी सबसे कम उम्र में, मतलब जब इनकी उम्र 40 वर्ष थी तब इनको भारत रत्न मिला। सीएनआर राव, ये रसायन के क्षेत्र से एक वैज्ञानिक थे। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, कई बार भारत रत्न पर सवाल भी उठते हैं। कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो केंद्र में सत्ता में होती हैं, वो अपने लोगों को या राजनीतिक लाभों के चलते हुए भी कई बार भारत रत्न देती हैं। कई बार वो निष्पक्ष भी होता है, कई बार आरोप भी लगते हैं कि भैया इसको पाक्षिक तरीके से दिया गया। 2019 प्रणब मुखर्जी, ठीक है। अभी देखिए ये बीजेपी के शासनकाल में मिला, कांग्रेस के नेता थे। भूपेन हजारिका, कई बार इस तरह के संतुलन भी बनाए जाते हैं। असम के गीतकार नानाजी देशमुख, महाराष्ट्र से, इन दोनों को मरणोपरांत मिला 2019। और अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे 2024 में कुल कितने भारत रत्न दिए गए, ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति हैं, कौन वो व्यक्ति हैं जिनको 2024 में भारत रत्न नहीं मिला है। गया प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। अमित कश्यप जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, भैया 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को भी मिला था। बहुत बढ़िया। एक साथी कह रहे हैं मोरारजी देसाई को कब मिला, अभी पढ़ेंगे हम सारे। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह जी, एमएस स्वामीनाथन जी और पीवी नरसिम्हा राव भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इन 5 लोगों को 2024 में मिला। अभी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत चर्चाओं में रहा। अब आते हैं क्रम से, एकदम क्रम से, फिर से पूरी लिस्ट है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल कितने व्यक्ति हो चुके हैं? सर ये जरूरी नहीं है कि ओनली इंडियंस को ही भारत रत्न मिले। जी रवि, ये आपको समझना होगा, मैंने अभी दिखाया ना, प्रथम विदेशी, यानी विदेशियों को भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा,
एक वर्ष में साथी कितने लोगों को मिल सकता है मैक्सिमम? ये भी 3 लोगों को। एस चंद्रशेखर, सीवी आपका क्या बोलेंगे, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमने पढ़े। जवाहरलाल नेहरू जी मैंने बताया 1955 बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ में ही एम विश्वेश्वरैया को मिला और डॉक्टर भगवान दास को मिला 1955, ये जरूर देखना, एक बार पढ़ लेना। 1957 बताइए, गोविंद वल्लभ पंत किस लिए मैंने आपको बताए थे, क्यों चर्चाओं में रहे? क्योंकि किसी भी स्टेट के पहले सीएम हैं जिनको भारत रत्न मिला। ठीक है। महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1958। दरअसल में जो धोंदो केशव कर्वे हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था साथी 1858 में, और ये एक महान व्यक्ति थे, इस देश में पैदा हुए। महान मतलब इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री सुधार, स्त्रियों की हालात कैसे बदले इस देश में, उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाया। SNDT विद्यालय, श्री नाथीबाई ठाकरसी विश्वविद्यालय, जो महिलाओं का पहला यूनिवर्सिटी है इस देश का, वो इन्हीं के प्रयासों से खुला साथी। तो बहुत बार SSC ने पूछा है कि कौन वो व्यक्ति है जिसको उसके 100वें जन्मदिन पर भारत सरकार ने भारत रत्न दिया। ठीक है। SNDP विद्यालय, श्री नाथीबाई ठाकरसी विश्वविद्यालय, SNDP नहीं SNDT। 1991 पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय याद है, इनकी याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं जरा बताएं? चिकित्सा दिवस याद है, ये बंगाल के CM भी रहे थे। 1962 पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 1963 जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काणे, 1966 अभी बताए लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे पहले मरणोपरांत है। इंदिरा गांधी जी को क्यों याद रखना जरूरी है जरा बताएं? इंदिरा गांधी जी को तो आप कहेंगे कि ये पहली महिला हैं। जी विनय सिंह यादव जी पूछ रहे हैं, भारत रत्न एक साल में केवल 3 ही लोगों को दिया जाता है मैक्सिमम, कम को भी दिया जा सकता है। ठीक है, कम को भी दिया जा सकता है, लेकिन इस बार जब 2024 के लिए घोषणा हुई तो भारत सरकार ने इसके भारत रत्न के प्रावधानों को बदला, और प्रावधानों को बदल के कहा कि इसकी अधिकतम संख्या केंद्र सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति घटा बढ़ा सकते हैं। 2024 में वो रूल ब्रेक हो गया 3 वाला। ठीक है। वीवी गिरी, कुमार कामराज मरणोपरांत थे। मदर टेरेसा, मैंने आपको बताया था कल कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, जरा आप आंसर करें, नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? 1 वर्ष पहले चर्चाएं हुई तो भारत सरकार ने भी भारत रत्न दिया। विनोबा भावे जी को भारत रत्न कब मिला? 1983। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी। 1990 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, अभी आपको बताए। यहां पर देखिए एक साथी का प्रश्न था, मोरारजी देसाई को कब मिला? 1991। और मोरारजी देसाई को भारत का तो सर्वोच्च पुरस्कार मिला ही, साथ में निशान पाक भी उनको, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो भी मिला। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं? तो क्या बोलेंगे? मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सचिन मौर्य जी बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। सर कोई फील्ड निर्धारित होती है क्या भारत रत्न के लिए? नहीं साथी, भारत में रहने वाला या विदेशी व्यक्ति जो भारत के संबंध में कुछ बेहतरीन काम करता है तो उनको भारत रत्न दिया जाता है। देखते हैं जिसने इस भारत की सोसाइटी को बदलने के लिए भारत में किसी भी क्षेत्र में अपना जीवन इस बात के लिए समर्पित किया है कि भारत आगे बढ़े, या भारत को विश्व पटल पर उसने सम्मान दिलाया है कि यहाँ की जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो कहते हैं कि वो भारत रत्न पाने के लायक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 इंपोर्टेंट है कि दरअसल में जो भारत रत्न देने वाली कमेटी है उसका एक सदस्य हुआ करते थे। भारत सरकार ने इनका नाम लिया 1992 में कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति निकले कि भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान ही लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस कमेटी का सदस्य रहा हूं, हो सकता है कि भविष्य में मुझ पर यह प्रश्न चिन्ह लगे कि मैंने जानबूझकर अपने नाम की सिफारिश खुद कर दी। बहुत मनाया सरकार ने, लेकिन नहीं माने, बोले एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जब वो नहीं रहे जीवित तब भारत सरकार ने उनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया 1992 में, 1992। पूछा जाता है कौन वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया?
अब यहां पर लोगों के मन में एक डाउट आता है कि भैया सुभाष चंद्र बोस भी तो थे ऐसे ही, कहते उन्होंने भी इंकार कर दिया। उन्होंने इंकार नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस जी पर तो एम्बिगुअस कंडीशन बन गई, ऐसी स्थिति बन गई कि अगर भारत रत्न दिया जा सकता है तो उसकी सिर्फ दो कैटेगरी हो सकती है, या तो जीवित व्यक्ति को मिलेगा या मरणोपरांत को। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी के नाम की घोषणा हुई तो उनको या तो जीवित में देते। अब 1945 में बोला जाता है कि भाई उनका जो आपका जून 1945 था, ताइको हवाई अड्डे के बाद में उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग बस प्रश्न बनाते रहे कि गुमनामी बाबा वही हैं। कोई व्यक्ति कहता कि उनकी मुलाकात रशिया में उनसे हुई। बीबीसी के कुछ रिपोर्टर्स ने लिखा, आईएनए के कुछ रिपोर्टर्स ने लिखा कि उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस जी से हुई थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जीवित थे। लेकिन श्योर कैसे करें? जीवित हैं तो प्रस्तुत होंगे, और मरणोपरांत तब तक कह नहीं सकते जब तक कि कोई साक्ष्य ना हो उनकी मृत्यु का। उस बात पर वहां संदेह था कि जीवित दें कि मरणोपरांत, इसीलिए उसको कैंसिल ही किया गया। ठीक है। जेआरडी टाटा, सत्यजीत रे बहुत पूछे जाते हैं। सत्यजीत रे कौन है ये भी पूछता है स्टैटिक जीके में। ये एक बंगाली फिल्म निर्देशक थे, बंगाली फिल्म निर्देशक थे। कौन थे ये? बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। कोई दिक्कत? एपीजे अब्दुल कलाम जी, अरुणा आसफ अली, यहां से क्वेश्चन बनेगा पहली महिला मरणोपरांत कौन थी? पोस्टह्यूमसली फर्स्ट वुमेन, पहली महिला मरणोपरांत जिनको मिला, पहली महिला मरणोपरांत तो कौन है? अरुणा आसफ अली है। मरणोपरांत समझ गए ना, मरण धन उपरांत, मरने के बाद में। गुलजारी लाल नंदा 1997, एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1999, पंडित रविशंकर जी, ये मैं आपको बता ही चुका था जब हम साथी कलाकारों को पढ़ रहे थे। अमर्त्य सेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बच्चा क्या करता है, अमर्त्य सेन जी के नाम से 1998 को याद रखता है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसको मिला? ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? किसको मिला? अमर्त्य सेन को मिला। तो उनको मिला 1998 में नोबेल। उसको देख लेना, भारत रत्न मिले 1998, टिक ना कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रीमा कुमारी जी, बहुत अच्छा उत्तर लिखा है। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड मिला सत्यजीत रे को 1992 में। मैं ऑस्कर भी बताऊंगा। सर धोनी ने 3 ट्रॉफी देश को दिलाई है तो उनको क्यों नहीं मिला? दोस्त मैं नहीं देता ना, आपके और मेरे कहने से भारत रत्न नहीं दिए जाते। मैंने भी बताया ना, पाक्षिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से दिए जाते। हो सकता है आगे आने वाली सरकारें महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में विचार करें और उनको दें भारत रत्न। ठीक है। गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में लता मंगेशकर, ये दोनों हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। 2008 भीमसेन जोशी, और ये अभी रिसेंट के सारे में हमने बात की थी इन सबकी। ये सब आपको पता होना चाहिए कि किन को भारत रत्न मिला, और इन व्यक्तियों के बारे में आपका पर्सनल ड्यूटी बनता है। जैसे 2024 में ये लोगों को भारत रत्न मिला, तो इन लोगों के बारे में आप लोगों को पर्सनल अध्ययन करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी, उनके बारे में विकिपीडिया में जाके जांच करो कि कर्पूरी ठाकुर कहाँ जन्मे थे, क्या काम करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ जन्मे थे, क्या काम उनका था। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कार्य किया है। एम एस स्वामीनाथन जी के कार्य क्या रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्य क्या रहे हैं। भी ऐसे ही थोड़ी एक आम व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया होगा, कुछ तो कार्य रहे होंगे। तो ये एक स्टूडेंट का उत्तरदायित्व बनता है कि उनके बारे में पढ़े एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते हैं। फिर आते हैं पद्म पुरस्कार। इनसे कभी क्वेश्चन बनते नहीं है। विविध जो मैंने आपको लिखवाया उसमें मैं एक टॉपिक कराऊंगा कि 2021, 22, 23 और 24 में कौन कौन व्यक्ति रहे हैं। जैसे आप कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते होंगे तो आप देखते होंगे किसी एक नृत्य का नाम दे देता है स्टेट का कि इसके लिए पद्मश्री किसको मिला। देखे ऐसे क्वेश्चन कभी या नहीं? या कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन है जिनको पद्म भूषण मिला, बहुत चर्चित नाम दे करके।
उस तरह के क्वेश्चन हम विविध में पढ़ेंगे। यहां बस बेसिक जानकारी ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्चता में दूसरा क्या है? ये पद्म विभूषण है, मैंने आपको बताया, किसी भी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में। पद्म भूषण क्या है? ये थर्ड है। पद्म श्री क्या है? ये फोर्थ है। ठीक है, पद्म श्री क्या है? ये फोर्थ है, और ये किसी भी क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण की बात करते हैं। 2024 में जो पद्म विभूषण मिले वो साथी कितने व्यक्तियों को? संख्या मत भूलना, 5 लोगों को। पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया 2024 में? 17 लोगों को। ये मैं आपको विविध में कराऊंगा सारी चीजें। और पद्म श्री 2024 में कितने लोगों को? 110 लोगों को। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 2024 में कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? तो कुल पद्म पुरस्कार का मतलब है उसमें पद्म श्री भी शामिल है, उसमें पद्म भूषण भी शामिल है, और उसमें पद्म विभूषण भी शामिल है। तो क्या बोलेंगे भैया, कितने लोगों को मिला बताएं भैया? 132 लोगों को मिला। 132, 110 और 17 127 और 5 132 लोगों। ठीक है, तो ये जब हम विविध को पढ़ रहे होंगे तो इसमें जो 17 व्यक्तियों में कौन, ऐसा तो नहीं है अब किन को पढ़ेंगे हम विविध में, ये भी बता दूं। ऐसा नहीं कि 110 याद करने हैं, इनमें जो आपका साथी किसी आर्ट एंड कल्चर के फील्ड से जुड़ा होगा वो एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वैजंती माला अभिनेत्री हैं। पद्मा सुब्रमण्यम नृत्यांगना हैं। चिरंजीवी साउथ एक्टर। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत मिला, इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को एसएससी फटाक से पकड़ लेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। हु इज द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया? जिसने भारत को शौच मुक्त चलाने के लिए, बाद में तो सरकारों ने मुहिम चलाई, लेकिन कौन वो व्यक्ति था जिसने इसके लिए अपना जीवन दिया? बिंदेश्वर पाठक है। ठीक है, स्टडी करना उनके बारे में। तो इनके बारे में कौन कौन व्यक्ति आर्ट एंड कल्चर से रहा ये हम जानेंगे। फिर आते हैं साथी वीरता के पुरस्कार। वीरता के पुरस्कार भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को, और इसके अलावा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक जो बल हैं, उनमें भी अगर किसी का वीरता का प्रदर्शन हुआ। अब वीरता का प्रदर्शन कहां? वीरता का पुरस्कार है ये सारे युद्ध के मैदान पर। वीरता के पुरस्कार कौन कौन से? एक तो साथी आपका परमवीर चक्र, तो ये कब दिए जाते हैं? युद्ध के मैदान पर एक सैनिक की क्या परफॉर्मेंस रही युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान कैसे भैया? ड्यूरिंग वॉर। जैसे मैंने बोला भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो 1948 में विभाजन के बाद में झगड़े हुए। जैसे 1962 चाइना से हमारा युद्ध हुआ, 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई। ये ड्यूरिंग वॉर है, युद्ध के दौरान है। बहुत बढ़िया। बादल पूछ रहे जी मोहम्मद शमी को भी मिला है ना भारत रत्न? नहीं, मैंने आपको सारे दिखा दिए, अब अलग अलग नाम लिख के नहीं। ऐसे तो आपके जहन में कई लाख नाम आ सकते हैं, तो जो मिले हैं वो दिखा दिए गए हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी को साथी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में मिला। ठीक है सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपके फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है। नहीं साथी, गलत पढ़ा है आपने। बहुत अधिक क्रिकेट नहीं देखता ना मैं खेला। जैसे कहते नहीं है, हमारे टीचर्स कहते थे खेलने से बुद्धि का विकास होता है। तो मैं ये सोचता था एक टाइम तक जब मैं नहीं खेला, मतलब गांव में हमारे भैया थे बड़े, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था, मतलब वो खेले हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं। आगे हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी घर की खेल पाए, तो हमारे पापा ने विरोध कर दिया। एक बार तो वो लेके गए, हमारी दीदी ने दिलाई भी थी उनको, सफ़ेद पैंट टी शर्ट पर, वो होता है ना क्रिकेट वाला पजामा, हेलमेट वेलमेट। दीदी हमारी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो एक बार का तो हो गया। फिर दरअसल में तभी 12th का रिजल्ट आया तो उनके परसेंटेज 59 रह गए, मतलब फर्स्ट डिवीजन से 1% उनका कम रह गया। तो हमारे पिताजी ने उनका सब कुछ बंद करवा दिया, खेलना वेलना। अब मैं उनसे 3 क्लास नीचे था, 9th में, तो सीधी सी बात है मेरा खेलना तो बंद हो ही जाना था। मतलब हमारे पिताजी ने हम पे सरसरी निगाह रख के हमको पढ़ाया है, क्योंकि वो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट रहे। तो सरसरी निगाह मतलब स्टूल पे बैठ के ही पढ़ना है, क्योंकि लाइट जैसी चीज़ थी नहीं, बैटरी से लाइट जलती थी पहले, तो हम तो लालटेन में पढ़े हैं, क्योंकि पापा हमारे किसान थे।
तो हम ऐसे पढ़ाते थे, वो हमें स्टूल पर बैठ के, रजाई नहीं ले सकते सर्दियों में, गेट खोल के आधा तब पढ़ोगे, वो नीचे से चक्कर लगाते थे बार बार। अगर कोई सोएगा, हम 5 भाई बहन में से, तो एक सपील थी, मतलब जिसके नीचे सीधे एक मंजिल नीचे थी, तो उस पर स्टूल रख के पढ़ाते थे कि अब तो झपकी लगेगी नहीं, सोओगे नहीं। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स चेक करने, कुछ खोया हुआ तो नहीं है, ड्रेस पर कुछ निशान तो नहीं है, पीछे से रफकारिया का पेज फाड़ा हुआ तो नहीं है, किताबें परफेक्ट है या नहीं है, अखबार चढ़े हुए चाहिए, कच्ची पेंसिल से ही निशान चाहिए, पक्की पेंसिल से निशान, मतलब बहुत सारे नियम थे, हद से ज़्यादा। तो भैया मैं खेला नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं एक टाइम पे सोचता था कि कहीं ऐसा तो ना हो कि हमको खेलने नहीं दिया जाता और हमारी बुद्धि का विकास ना हो। लेकिन फिर हमें पता चला कि हमारे लिए जितने कठिन नियम उन्होंने बनाए और जितने कठिन तरीके से वो हमारे साथ पेश आए, हालांकि उनसे हम अब भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती, अब भी हम उनसे प्यार से कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, और वो कुछ कह सकते हैं, हमारी उतनी हिम्मत अभी भी नहीं होती, क्योंकि उनके रिजर्व वर्ड्स है। रिजर्व वर्ड समझते हो, बहुत कम बोलने वाले हैं वो, मतलब कम बोलते हैं। और हिंदुस्तान में अक्सर होता भी है, बहुत कम ऐसे पापा हैं जिनको उनके बेटे के साथ बहुत अच्छा गोलमेल का विनर्म एक रिलेशन हो, एक गैप रहता ही है, अभी भी ये वो गैप है, आप समझ रहे हो, मतलब अभी तो कुछ मतलब थोड़ा वो विनर्म हो गए हैं उतने, मतलब अब उन कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो कुछ करना है वो करो, उन डिसीजंस में वो हमारे साथ हैं। लेकिन अभी भी मतलब ऐसे बैठ के हंसी मजाक वाली चर्चा जैसे हम मम्मी के साथ कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भैया हम सोचते थे कि यार विकसित ना हो, फिर हमें पता चला नहीं, डिसीजन ठीक था। एक उम्र में जो पढ़ने की उम्र होती है उसमें अधिकतम घंटे पढ़ना, और मुझे खूब याद है अपने 10th का, मैं टॉपर रहा हूँ 10th में, 12th में, अपनी इंजीनियरिंग में। गवर्नमेंट जॉब ना लग पाने के बहुत सारे कारण हैं, शायद पुराने छात्र जानते होंगे कि अपने जीवन के लगभग 5 साल बड़े विषम परिस्थितियों में गुजरे, बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस, गांव की रंजिश जो मेरे जन्म से पहले की थी वो उभर के आई। अभी सब कुछ ठीक है, अभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो कम से कम बहुत सारे चार्जेस लगे कि इन्होंने यहाँ गोली चला दी, ऐसे ये वो, मतलब फॉल्स केसेस बहुत सारे बनाए गए। जब मैंने सीपीओ मेरा हुआ था 2016, जब मैं मतलब तैयारी के दौरान अपनी में था, मुझे ऐसा लगता था कि सीपीओ मुझे ज्वाइन नहीं करना है। एनटीपीसी हुआ था मेरा 2015 वाला, क्योंकि जब मेरी ग्रेजुएशन हुई हुई थी, फिर हमने ड्रीम बनाया था अपना यूपीएससी का कि तैयारी करेंगे, वो सब छोड़ के, और घर वाले उसमें साथ थे कि तैयारी करो, फिर वो तैयारी हो ही नहीं पाई कभी। मतलब तैयारी क्या नहीं हो पाई, मतलब पढ़ते रहे बस, एग्जाम कभी देने को मिला ही नहीं, अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी कई केसेस में एफआर है कोर्ट के द्वारा। फिर अभी लास्ट टाइम पे, अभी मतलब लगभग 15 दिन पहले एक बची हुई है, लगभग 13 झूठे मुकदमों में कोर्ट की तरफ से एक फाइनल रिपोर्ट आती है, वो मुझे मिल गई। फिर तो अपनी ज़िंदगी फिर ऐसे ही रहेगी खाली, कि फिर ट्यूशन पढ़ा सकते हो और गवर्नमेंट जॉब तुम कर नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, तो अपना जीवन यापन तो ऐसे ही चला उस दौर में, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, बहुत सारे लोग लिखने में अपने पिताजी के साथ बैठ भी नहीं सकता, ऐसा ही होता है भाई। कोई नहीं, एक दिन आप बहुत कामयाब होंगे, और नहीं भी बहुत सारी बातें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सीधी सी बात है, आपका आपके पिताजी के लिए प्यार आपके दिल में होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, और आपके काम ऐसे होने चाहिए कि वो आपके ऊपर गर्व करते हों। आप कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे उनकी गर्दन नीची हो या वो कलंकित महसूस करें, हमेशा उनको गौरवान्वित महसूस कराना है। और ऐसा सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि गवर्नमेंट जॉब आप लग जाए, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी लग गए और उनके कृत्यों की वजह से जब रिपोर्ट आई कि बेटा भ्रष्टाचार में शामिल था, सस्पेंड कर दिया गया, तो पिताजी की गर्दन अपने आप नीची हो गई, अगर ईमानदार आदमी रहे होंगे तो। जब गांव ने कहा होगा कि तुमने घर, बेशक उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया, जब किसी ने कहा हो कि नंबर 2 के पैसे से बना है, तो उस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे? नहीं भाई साहब, मैं कर रहा था, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं तैयारी कर रहा, अभी सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, पिछले लगभग 5 सालों से, 2019 से सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 2019 से, उससे पहले मैं मैथ और साइंस ही पढ़ाता था बस, वो मैं 10th से ही पढ़ाता था। आए आगे, तो समझे, युद्ध के दौरान परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर किसी को परमवीर चक्र मिला है, यानी युद्ध के मैदान में उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार, सबसे बेहतरीन रही। यह वॉर के टाइम पर, यह लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो पहला अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र।
स्थापना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र नाम दिया जाने लगा, उससे पहले इसको विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता है। विक्टोरिया क्रॉस सबसे पहले ये मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भैया इनकी उपलब्धि क्या थी? इनकी उपलब्धि साथी ये थी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान ने बहुत सारा क्षेत्र भारत का जो है वो जबरन तरीके से, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं, घेरने का प्रयास किया। तो भारत की तरफ से जो सैन्य दल गया उनको खदेड़ने के लिए, उसकी जो लीडरशिप थी वो सोमनाथ शर्मा जी के हाथ में थी, और उसी दौरान इन्होंने अपने प्राण गंवाए, उसी दौरान। ठीक है। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो करमवीर सिंह हैं, जिनको जीवित रहते हुए मिला। इनसे बड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्रम याद रखना है। अब तक कुल कितने व्यक्ति हैं? जो 21 लोग हैं जिनको परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जिसमें से 7 ही आदमी जीवित हैं। 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरने के बाद में वो सम्मान मिला। मरने के बाद में सम्मान का मतलब होता है फिर उनके फैमिली मेंबर्स रिसीव करते हैं। कितना प्राउड मोमेंट रहता होगा। हालांकि दुख और दर्द एक किनारे पर होता है, लेकिन एक बच्ची को या किसी की पत्नी को अगर वो अवार्ड दिया जा रहा है वीरता के लिए कि अब ना रहे लेकिन वीर थे, दुख दर्द एक तरफ है, वो ताकत अदम्य साहस का जो परिचय है उसका वो मेडल है पीवीसी, जिसको फिर वो फैमिली रिसीव करती है। 1999 में कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र पाने वाले कौन कौन है? ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, आप लोगों को पता ही है कितनी सारी गोलियां इनको लगी, कहते 19 गोलियां इनको लगी, फिर भी जीवित रहे। और बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि वो योगेंद्र यादव कोई और थे, इनको गलत नाम से दे दिया गया, उस तरह की बातें भी चली। राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये 4 लोग हैं साथी जो 1999 के कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र पाए थे। इनके ऊपर तो मूवी बनी, बताना कौन सी मूवी बनी कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर? शायद पिछले वर्ष आया, उससे पिछले वर्ष आई थी। ठीक है, आगे महावीर चक्र, परमवीर चक्र हुआ पहला साथी। दूसरा अवार्ड कौन सा है? ड्यूरिंग वॉर, क्या बोलेंगे? महावीर चक्र है। इसको एमवीसी बोल सकते हैं, हाँ या ना, यस और नो। पीवीसी परमवीर चक्र, एमवीसी महावीर चक्र। यह वीरता के लिए, देखो पीछे इसकी पट्टी लगी हुई थी, यहां पर ध्यान से देखना, ये पट्टी क्या है? बैंगनी कलर का है। अब जैसे जैसे इसकी सीनियरिटी घटती जाएगी, जैसे दूसरे नंबर पाएगा महावीर चक्र, तो कितनी पट्टी होगी देखना, कितने रंग हैं? सभी साथी देख करके बताएं कितने रंग हैं। दूसरे नंबर पर महावीर चक्र है। ये वीरता के क्षेत्र में दूसरा बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को मिला, तीसरा आता है वीर चक्र। तो इसमें 3 पट्टी आ जाती है, पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र, और चौथा होता है वीएसएम। वीएसएम होता है विशिष्ट सेवा मेडल। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार किस समय पर दिए जाते हैं? युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए। बोलेंगे फटाफट से, आगे आएंगे, बोलेंगे कितने दिए गए आपका विशिष्ट सेवा मेडल? सर मुझे पता है आप लोग झूठ बोलते हैं हम लोगों से। जी रिया, आप ठीक कह रही हैं। मेरा वो काम नहीं है कि मैं जस्टिफाई करूं कि मैं झूठ बोलता हूं, सही बोलता हूं, या आपकी बात पर नाराजगी में जाहिर करूं, वो आपका अपना मुद्दा है। मैंने आज सुबह ही अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपने कुछ शब्द लिखे जो मैंने सीखा। मैंने कहा आप उन लोगों से अपेक्षाएं करते हैं जीवन में कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे जो अश्लील और नाकारा हरकतों को देखकर लोगों को फॉलो करते हैं। आपने देखा नाकारा हरकतें करने वाले लोगों के मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति अगर वीडियो भी बना दे तो लोग उनसे क्या बोलते हैं? जी दिखावे के लिए वीडियो बना, एटलीस्ट अच्छा काम कर रहा है, वीडियो बना दी तो शाबाशी की बात, उसको देख करके लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आप प्यार दो उन वीडियोस को, तो सारे के सारे लोग सोशल सर्विस करने पे आ जाएंगे। जितने लोग अश्लील हरकतें, नाकारा हरकतें कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को रिपोर्ट करे। अगर पूरे भारत का युवा नॉट इंटरेस्टेड डाल दे, सबको इंस्टाग्राम देखे, फेसबुक देखे, कहीं भी देखे, नॉट इंटरेस्टेड, रिपोर्ट दिस अकाउंट, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस देश में कि वो नाकारा हरकतें करे। तो रिया बहन, मेरी कोई उम्मीद नहीं है किसी से।
कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचे, मैं झूठ बोलता हूँ सच बोलता हूँ, मेरी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसकी अगली लाइन मैंने लिखी कि आप इस दुनिया के चक्कर में ना पड़े कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, आप बस अच्छे काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि हम जिस परिवेश में पढ़ते हैं पलते हैं उसका प्रभाव हम पर रहता है। हमारी नकारात्मक या सकारात्मक सोच का प्रभाव ये होता है कि हमने कितने विश्लेषण किए हैं, हमारे निजी अनुभव क्या रहे हैं, हमारे आसपास का परिवेश क्या है। ठीक है, तो आप बताएं मुझे, इस देश के यूथ अगर चाहे, इस देश में जितना युवा वर्ग है, कभी बात की किसी ने इस बारे में? सब इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके आपका अवार्ड्स देते हैं, अभी दिए बीजेपी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने एक बार ऐसे ही समिट किया था। कभी इस देश में जो लीडरशिप में लोग हैं उन्होंने गुहार की कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और उसको उस दिशा में जाने से रोकने के लिए हमको क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? अगर इस देश के प्रधानमंत्री आह्वान करें, क्यों नहीं करते आह्वान? उनको पता है कि लोगों की जो सोच और समझ है उसमें गंदगी भर चुकी है, वो किसी के कहने मात्र से नहीं बदलेंगे, इसलिए कोई कहता भी नहीं। तो बताइए भैया क्रम क्या रहा युद्ध के मैदान का? तो क्या बोलेंगे भैया, परमवीर चक्र रहा आपका, फिर महावीर चक्र मिलता है, फिर वीर चक्र, और फिर वीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है। ठीक है, कुछ लोग साथी नाम लिख रहे हैं, कुछ साथी नाम लिख रहे हैं कि भैया एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल वो। एग्जाम्पल में हजारों लोग आएंगे दोस्त। ठीक है सर, कल आप ध्रुव के बारे में बोल रहे थे, उसकी बात गलत कहाँ है वो बताइए। मैंने कहीं पर आपसे कहा कि ध्रुव राठी ने गलत बोला? यार तुम मूर्ख रहोगे क्या भाई? तुमको तो घर वाले 4 रोटी भी देते हैं तो वो भी तुम्हारी बंद होनी चाहिए, 1 रोटी मिलनी चाहिए तुमको बस। मैंने कहा किसी और के कहने से कौन सही कहता कौन गलत, अपना चुनाव नहीं बनाना है। आपके डिसीजंस में ये कहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप एडल्ट हैं, आप वयस्क हैं, आपके पास इंटरनेट का उतना ही साधन है, आपके पास सारे विकल्प हैं जो किसी और व्यक्ति के पास में हो सकता है। आपके पास धन की कमी हो, लेकिन ज्ञान के लिए धन की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था आपसे कल कि आपको अपने विश्लेषण साथी करने होंगे। सही ध्रुव राठी भी कह सकता है, ध्रुव राठी गलत भी कह सकता है, नरेंद्र मोदी सही कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, राहुल गांधी सही कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं। एक व्यक्ति सही गलत हो सकता है। मेरा कहना था कि ऑब्जर्वेशंस जो भी आप ऑब्जर्व करें वो आपकी होनी चाहिए। अब देखो, इसीलिए तो बेकार है बात करना। अब तुम लोग तात्पर्य ही नहीं समझे उस बात का। अब एक ने मेरी ही सोच और समझ पर प्रश्न चिन्ह गलत उठा दिया कि भैया कहाँ गलत थे। आप कभी मिलने आएंगे साथी मुझसे तो चर्चाएं करेंगे इस बारे में, आए जैसे, है ना? आए, एक बार मिलेंगे, जो भी मन के डाउट्स हैं सिलेक्शन लेके आप आएंगे तो हम बैठ के चर्चाएं करेंगे। मिलना आके अकेले में, ऐसे भीड़ भाड़ में मिलोगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब आया शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अच्छा भैया, वो तो हमने बताया कि युद्ध चल रहा हो, शांति के समय से क्या वीरता होगी? जैसे मान के चलिए आपके स्कूल में आग लग गई तो कोई तो बच्चा होगा। हमारा दोस्त था एक गौरव राठी, छोटे बच्चे, जब हम स्कूल में आग लगी तो उन्होंने क्या कर दिया, आपका वो तोड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर, सारी आग बुझा दी। सब बच्चे बाहर भाग गए, एक बच्चे ने आग बुझा दी तो उसके लिए सम्मानित किया गया। वहां युद्ध थोड़ी है, कोई ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको साहस दिखाना था और आपने दिखाया। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसको मिला? नंबर 1 अशोक चक्र। शांति काल का मतलब ये साथी आपका क्या बोलेंगे, युद्ध के समय का नहीं है। स्थापना 1952 में हुई। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब एक पैन एम फ्लाइट थी आपका, उसको हाईजैक कर लिया गया, वहां पर ये इन्होंने वीरता का परिचय दिया, आतंकवादियों से भिड़ी और इनकी मौत भी हो गई। आप देख सकते हैं फोटो में, ये कितनी सुंदर थी। एक मूवी बनी इनके जीवन पर, सोनम कपूर द्वारा संचालित। सोनम कपूर उसमें अभिनेत्री थी, नीरजा नाम से।
संघर्ष दिखाया गया। इंटरव्यूअर्स ने उनकी माँ से पूछा नीरजा से, मैं सुंदर कह रहा हूं उस बात का क्या मतलब है, भाव समझना एक माँ के। तो उनसे पूछा गया मूवी कैसी थी, उन्होंने कहा मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन सोनम कपूर के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस मेरी बेटी से ज़्यादा सुंदर नहीं है। आप देख भी सकते हैं। और सुंदरता के साथ साथ में साथी इस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपने कर्तव्य का वहन किया। तो क्या बोलेंगे, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट हैं। अशोक चक्र का पहले नाम अशोक चक्र वन था। एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि इसका नाम 1961 में अशोक चक्र वन से सिर्फ अशोक चक्र कर दिया गया, वन हटा दिया गया। कितनी पट्टियां बीच में देख के बताइए जरा, पट्टी देख के बताइए, लाइन कितनी है, एक लाइन है। अशोक चक्र हुआ। अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति आपको याद करने की जरूरत नहीं, नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह, सुभाष विश्वास। नंबर 2 पर आता है कीर्ति चक्र। कितनी पट्टियां हैं देखिए, तो इसको पहले बोलते थे अशोक चक्र 2, और थर्ड वाले को क्या कहते होंगे, अशोक चक्र थर्ड। तो आप कहेंगे पहला नाम इसका अशोक चक्र 2 था, 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र कर दिया गया। तो सारे के सारे नाम कब बदले हैं, बोलो पहला कौन सा हो गया, अशोक। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा तीसरा पुरस्कार कौन बता सकता है मुझे अगली स्लाइड पर जाने से पहले। कीर्ति, पहले इसको अशोक चक्र 1 कहते थे, इसको अशोक चक्र 2 कहते थे। ये शांति काल के दौरान कौन सा है, दूसरा बड़ा चक्र है। तीसरा साथी आएगा शौर्य चक्र। तो क्या बोलेंगे, अशोक पहला जो अशोक चक्र 1 था, कीर्ति पुरस्कार दूसरा जो अशोक चक्र 2 था, और शौर्य तीसरा जो अशोक चक्र 3 था। पुराना नाम इसका अशोक चक्र 3 था, और इसका भी नाम कब बदला गया। तो एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र के नाम अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 से क्या कर दिए गए, आपका अशोक, कीर्ति और शौर्य कर दिए गए। तो क्या ईयर, 1967। सर ये अविकसित बुद्धि के बच्चे हैं। नहीं, अविकसित बुद्धि के बच्चे नहीं कह सकते इनको, सबका अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो अपनी बातों को पुट कर सकते हैं। मैं तो अगर तुमको बुद्धू कहता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बुद्धू हो। हमारी सोच और समझ विकसित होती है। रामानुजन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने साथी जिन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली 3200 थ्योरम्स लिखी। तो आप कब बदलेंगे वो इंपॉर्टेंट। अभी तक आप कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, डेवलप है या नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट के नेगेटिव माइंड जैसे भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बदल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके कैसा करेंगे, ये बात महत्व की है। कितनी पट्टी हो गई, तीसरे में 3 हो गई। चौथा होता है JRM, जीवन रक्षा पदक। तो वहां पर कौन कौन से बताए थे, परमवीर चक्र युद्ध के दौरान, महावीर चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल। ये क्रम याद रखना है। और यहां पर कौन कौन से बताए थे, आपका अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर आपका साथी शौर्य चक्र, क्या था, शौर्य, और 5वां JRM, जीवन रक्षा मेडल। किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए, डूबते हुए व्यक्ति को किसी ने बचा लिया तो JRM दे दिया जाएगा उसको। ठीक है, अगली क्लास हमारी शुरू होगी लिटरेचर अवार्ड से। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, लिटरेचर अवार्ड्स, लिटरेचर अवार्ड्स। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, एक बार रिवीजन करना चीजों का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड विवेक भाई। सर मैं आपके बारे में सब कुछ सब कुछ कैसे जान लोगे भाई, सब कुछ जानने के लिए तो ऐसा ना हो जाए सब कुछ जानने के चक्कर में जो रिपोर्टर्स नहीं पहुंच जाते गांव में। अवध ओझा सर के साथ हुआ, अवध ओझा सर ने एक वीडियो बना दी थी, उन्होंने कह दिया जो मकान बनाओ तो गांव में बनाओ, इतना बड़ा मकान बनाओ कि पड़ोसी भी घबरा जाए, बेशक शहर में रहते हो। रिपोर्टर्स उनके गांव में पहुंच गए, उन्होंने नहीं बनाया हुआ ऐसा मकान, वो क्षतिग्रस्त अवस्था में लगभग था। तो उनके परिवारजनों ने भी उनकी बहुत बुराई की। उसके बाद में उन्होंने फिर से वीडियो बनाया, उन्होंने कहा मेरे परिवारजनों ने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो फिर भी उनको सम्मान देता हूँ। तो किसी के बारे में जानने के बारे में कि उसके बारे में जानना है या किसी के बारे में क्या कहना है, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। आप ये देखो कौन व्यक्ति कहीं पर सही बोल रहे हैं, आपकी एक्सेप्टेंस की चीज़ है, एक्सेप्ट कर लीजिए।
आपको लगता है व्यर्थ की बात है, उसको छोड़ दीजिए, टिप्पणी का मतलब ही नहीं बनता। कोई सर आकर के, इस देश के बड़े सर हैं, वो ये कह रहे हैं आके बच्चों से कि अगर आप आंख उठाएंगे तो आपकी तरफ कोई आप आंख उठाए तो आप उनका खानदान उजाड़ दें। गलत चीज़ है, स्टूडेंट्स को सिखाने की चीज़ें नहीं है। स्टूडेंट्स को तो विवेकी बनाना है। एक गुरु और शिष्य का नाता यही होता है कि गुरु उसका पथ प्रदर्शक है। गुरु का ये लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे डायलॉग से ऐसे संवाद करें जिससे वो पॉपुलर हो जाए हर वर्ग में, मतलब ही नहीं बनता। आपकी वजह से अगर 10 लोगों का जीवन भी संवरता हो, 10 छात्रों का, तो बड़ी बात है। 100 का संवरे तो अच्छी बात है, 1000 का, लाख का संवरे तो बड़ी महान बात हो जाएगी। लेकिन 1 लाख लोग तुम्हारी इस बात को प्रसारित करें कि तुम्हारे गलत स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये तय आपको करना है कि इन्फ्लुएंस किन से होते हैं आप। गलत चीज पर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का विरोध करें, टिप्पणी ही ना करें, लेकिन कोई सही है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें कि हाँ ये सही गुरु मार्ग पर है। क्योंकि गुरु का कार्य बच्चे को सबसे पहले, किसी विषय से पहले, उसको जीवन में धैर्यवान बनाना, उसको सही मार्ग पर ले जाना, ये परम कर्तव्य, पहला रास्ता है। ठीक है, तो गुरुजी लोगों को, बच्चों को डाकू नहीं बनाना है, उनको अच्छे इंसान बनाना है। गुरुजी पहुंच गए हैं बच्चों को डाकू बनाने के, क्योंकि अब मैंने वही बात बताई ना कि लोग पसंद कर रहे हैं इस बात को, इसीलिए व्यक्तित्व कहेगा। पहले ही दिन पे इस देश का यूथ नॉट इंटरेस्टेड कर दे, रिपोर्ट कर दे और बोले हमें तो इस तरह का कंटेंट पसंद ही नहीं है। सोशल साइट खुद ही तुमको, उसका एल्गोरिदम होता है, वो ऐसा कंटेंट आपको दिखाएगी नहीं। अब आपको किसी चीज को आप शेयर करेंगे तो आपको तो बार बार ऐसा कंटेंट दिखेगा ना, वो एल्गोरिदम है उसका। आपको जीवन में क्या दिखता है, आपके आसपास की चीजें क्या है, वो आप डिजाइन करते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो अगर यूट्यूब खोलें तो योग की वीडियोस आती हो? नहीं आती होंगी, क्योंकि आपने उस तरह के लोगों को फॉलो ही नहीं किया होगा। किया भी होगा तो आप में से शायद 5% लोग होंगे। सही चीज बताने वाले लोगों की वीडियोस आएंगी क्या? नहीं आएंगी। आपको लगता है आपकी प्लेलिस्ट में उपनिषदों का पाठ आ रहा होगा किसी की में? नहीं। या आपकी साथी जो लोग मान के चलो इस्लाम के छात्र हैं, उनके अगर वो कुरान को पढ़ होंगे, उसकी जो सही लर्निंग्स है उनका आ रहा होगा, आ रही है तुम्हारे में वीडियोस निरंतर, और तुम देखे जा रहे हो और खुद अपनी जो शक्ति है उसका तो दमन आप कर ही रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी का भी कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के फोन में देखोगे कुछ नहीं आएगा, वो जानते ही नहीं कौन यूट्यूब पर स्टार्ट है, भजन की वीडियोज आती है तो वो आप चुनोगे, आप किन को सुनना चाहते हैं और कौन सही राह आपको दिखाता है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।